एमए चतुर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सिर्फ लोक प्रशासन ही नहीं, सभी प्रकार के प्रशासन, सभी प्रकार के संगठन में वित्त की भूमिका बहुत प्रभावकारी और बहुत केंद्रीय मानी जाती है। जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है, उसी प्रकार संगठन के लिए वित्त की अनिवार्यता होती है। और सच कहें तो संगठन के क्रियान्वयन की कुशलता तथा व्यवस्था की देखभाल वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रशासनिक अधिनियम के वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य मितव्ययता, इकोनॉमी, नियमानुसार व्यय, कार्यदक्षता, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करवाना है। वित्तीय प्रशासन में बजट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। बजट शब्द बुजेट नामक एक फ्रेंच भाषा के शब्द से आता है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। 1733 की बात है जब सबसे पहले ब्रिटिश वित्त मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिन्हें कहा जाता है, सर रॉबर्ट वॉलपोल ने पार्लियामेंट के सामने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागजात ले जाने के लिए चमड़े के थैला का इस्तेमाल किया था। जब रॉबर्ट वॉलपोल ने संसद के सामने अपना प्रस्ताव चमड़े के थैला से निकालकर प्रस्तुत किया, तो उसी समय से यह शब्द बजट, जो कि बुजेट माने चमड़े के थैला से आया है, वो प्रयोग करना शुरू हो गया। बजट के अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद मिलता है। कोई बजट का अर्थ आय व्यय का विवरण मात्र मानता है, तो कुछ लोग इसे राजस्व और विनियोग अधिनियम के रूप में देखते हैं। बजट के संबंध में समाज विज्ञान विश्वकोश में यह कहा गया है कि बजट प्रणाली का वास्तविक महत्व इस कारण है कि यह किसी सरकार के वित्तीय मामलों के क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है। बजट वित्तीय प्रशासन का आधार है। वित्तीय प्रशासन में स्थायित्व एवं पूर्णता को स्थापित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। बजट के कुछ निश्चित तथा स्पष्ट सिद्धांत हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर बजट आधारित है वो इस तरह से हैं। भारत में बजट एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है, और ये केंद्र में भी और राज्यों में भी ये वार्षिक कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। भारत में बजट को संतुलित या बैलेंस्ड करने की पूरी कोशिश की जाती है। भारत में बजट निर्माण का मुख्य भूमिका कार्यपालिका को दिया गया है। बजट में आय व्यय का अनुमान वास्तविकता पर आधारित होता है, और भारत में बजट को अवसान के नियम पर आधारित किया गया है। भारत में वित्त मंत्रालय को बजट निर्माण संबंधी दायित्व सौंपा गया है। इसीलिए वित्त मंत्री की स्थिति हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही वित्त संबंधी नीति का भी कर्णधार होते हैं
और बजट का निर्माण का भी संपूर्ण दायित्व उन्हीं के ऊपर होती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित होती है, जैसे कि बजट की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बजट, विधान मंडल की स्वीकृति, लेजिस्लेटिव अप्रूवल, बजट का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, वित्तीय कोषों का लेखांकन, अकाउंटिंग, लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग। वर्गीकरण की व्यवस्था द्वारा बजट की प्रक्रिया को अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पारंपरिक रूप से देखें तो बजट का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थाओं में व्यय पर नियंत्रण तथा कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही को आश्वस्त करना है। जो अधीनस्थ कर्मचारियों को आश्वस्त करना तथा अधीनस्थ के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। विभिन्न अनुभागों में संगठनों, इकाइयों, विभागों, प्रभागों के आधार पर बजट का विभाजन किया जाता है तथा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का विस्तार पूर्वक विवरण दिया जाता है। प्रत्येक बजट का प्रतीकात्मक वर्गीकरण इस तरह से हो सकता है, जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय का व्यय, मशीनरी तथा औजार, कार्य, सहायता एवं अनुदान, अन्य खर्च तथा विविध खाता। विषय आधारित वर्गीकरण से कई लाभ हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार के वर्गीकरण का उद्देश्य नियंत्रण तथा जवाबदेही को आधार बनाकर काम करना था। द्वितीय, इस प्रकार के वर्गीकरण में वित्त का साफ साफ आवंटन प्रस्तुत किया जाता है। व्यय का कितना प्रतिशत किस मद पर खर्च किया गया। तृतीय, वित्तीय तंगी के समय ये वर्गीकरण विनिर्दिष्ट मदों जैसे यात्रा भत्ता, विदेश यात्रा इत्यादि के अंतर्गत सीधे ही कटौती करने में सक्षम होता है। विषय आधारित वर्गीकरण के लाभ के साथ कुछ कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहले इस प्रकार की वर्गीकरण की आधारभूत मान्यता है बजट आवंटन के खर्च करना उत्तम है। एक मद के अंतर्गत जो भी आवंटन हुआ उसे खर्च करना ही है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। चूंकि नियंत्रण का संबंध निष्पादन से नहीं है, ये अपव्ययता में बदल जाता है तथा निष्पादन का महत्व बहुत कम रह जाता है। द्वितीय, कार्यविधि पर अनावश्यक जोर दिया जाता है, जिससे नियमित लेखा परीक्षा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाए गए जटिल नियमों का पालन किया जा सके एवं व्यय की वैधानिकता तथा नियमितता बनाई रखी जा सके। तृतीय, सरकार के उद्देश्य तथा कार्यक्रमों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने में ये सक्षम नहीं होती हैं। चतुर्थ, इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार का दोहरापन, अनावश्यक गतिविधियों एवं व्यय को पकड़ना तथा उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अंत में इस प्रकार के वर्गीकरण में केवल जरूरी मांगों की ओर बजट निर्माणकर्ताओं को ध्यान जाता है। निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कार्यात्मक वर्गीकरण पर आधारित है। निष्पादन बजट व्यवस्था में बजट के कार्यात्मक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः बजट व्यय प्रस्तुतिकरण कार्य, कार्यक्रम, गतिविधियां और परियोजनाओं के रूप में देखा जाता है।
कार्यात्मक वर्गीकरण प्रबंध की लागत के संबंध में निष्पादन मापने के कार्य में सहायक होता है। किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि के उत्पादन को भौतिक लक्ष्यों के रूप में उसके लिए जरूरी लागत से संबंधित कर उसे वित्तीय रूप में बदलकर उस कार्यक्रम या गतिविधि के लिए मांगे गए बजट प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में निष्पादन बजट 1955 में अनुमान समिति की सिफारिश की गई थी पहली बार। 1964 में फ्रैंक क्राउस को इस हेतु आमंत्रित किया गया था। उन्होंने 3 बातों पर बल दिया था। प्रथम, कार्य निष्पादन बजट लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने की जरूरत है। द्वितीय, कार्य निष्पादन बजट की सफलता के लिए सरकार तथा संसद को पूर्ण दीर्घकालीन समर्थन आवश्यक है। तृतीय, कार्य निष्पादन बजट की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है विकेंद्रित लेखापालन। परंपरागत बजट सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है, जबकि कार्य निष्पादन बजट सार्वजनिक धन के अपव्यय पर नियंत्रण का प्रभावशाली साधन है। भारत में निष्पादन बजट की कुछ सीमाएं हैं। हालांकि भारत में निष्पादन बजट प्रणाली को अपनाया गया है, पर वह संपूर्ण अर्थों में अभी भी अपनाया नहीं गया है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारणों के साथ अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। भारत में आज भी बजट को राजनीतिक उपलब्धि या लोकप्रियता का उपकरण अधिक माना जाता है और इसीलिए आर्थिक उपलब्धि पर ध्यान देने वाले निष्पादन बजट की तरफ से उदासीनता बरती जाती है। भारत में आर्थिक समृद्धि के साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक समृद्धि को, और इसके लिए अनेक सामाजिक कार्यक्रम योजनाएं संचालित की जाती हैं। सामाजिक कार्यों के परिणाम और परिमाण दोनों को मापना कठिन है, जबकि निष्पादन बजट में तो परिणाम ही केंद्र बिंदु है। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में पिछले वर्ष की व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता है। इस शब्द जीरो बेस को पीटर पायर ने दिया था माना जाता है। सबसे पहले इस बजट को 1970 दशक में अमेरिका ने शुरू किया था। शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्ष की व्यय संबंधी आंकड़ों का कोई महत्व नहीं होता है। प्रत्येक प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह यह बताएं कि किस प्रोजेक्ट या योजना में रुपए खर्च करना क्यों जरूरी है, तथा यदि इस प्रोजेक्ट का योजना को शुरू नहीं किया गया तो किस प्रकार की हानि होगी। अर्थात जब तक कार्य अथवा परियोजना का औचित्य नहीं देखा जाता है या दिया जाता है, तब तक एक भी पैसा जारी नहीं किया जाना है। अर्थात इस प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्री या मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का सबूत देने का भार डाल दिया जाता है, उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि वो बताएं कि उसे धन क्यों व्यय करना चाहिए। शून्य आधारित बजट की विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक विभाग के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इस व्यवस्था में साधनों के आवंटन तथा क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है।
इस बजट में दिए गए पैकेज का मूल्यांकन तथा योग्यतानुसार प्रबंध के प्रत्येक स्तर को क्रमबद्ध किया जाता है ताकि विभिन्न विभागों को पता चल सके कि उन्हें प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितने साधनों की जरूरत है। शून्य आधारित बजट के ये लाभ हैं कि ये यहाँ पे आवंटन कुशलता के साथ होता है और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगता है। पुराने अकुशल संसाधनों की पहचान हो जाती है और ऐसी योजना को बंद कर दिया जाता है जिनकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं है। अर्थव्यवस्था की क्रियात्मक कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। पर शून्य आधारित बजट की कुछ कमियां भी हैं। इस तरह की बजट की सबसे बड़ी कमी है कि यह बहुत खर्चीली और देरी करने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें पुरानी योजना की समीक्षा करने तथा नई योजना को शुरू करने में बहुत समय लग जाता है। कुछ लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस बजट से होने वाले लाभ इस पर आने वाली लागत के बराबर ही होती है। इसके अलावा इस बजट की और एक कमी है कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग को बढ़ावा देता है, जबकि कुछ निवेश केवल दीर्घकाल में ही परिणाम होते हैं, जैसे अनुसंधान विकास, रिसर्च डेवलपमेंट या हमारा सर्व शिक्षा अभियान। इस प्रकार यह बजट की प्रक्रिया दूरगामी प्लानिंग के महत्व को नकारती है। इस तरह से हम बजट में हमारी सिलेबस में दिया हुआ बजट का जो भाग है उसका अध्ययन कर रहे हैं किए। आपको अगर इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया या किसी बात को फिर से समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, बताएं। धन्यवाद।